नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना। भावना, सुप्रभात। सुप्रभात आंचल, सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों को। डीडी न्यूज और नया सवेरा के अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। जिन प्रमुख खबरों पे आज हमारी नजर होगी वो है प्रधानमंत्री GPAI समिट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जिन प्रमुख खबरों पे नजर होगी वो है आंचल, बिल्कुल बात करेंगे कि क्या आज भी कोई चौंकाने वाला नाम बन सकता है सीएम अगर बात की जाए राजस्थान की। साथ ही साथ जानेंगे कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें कौन से अहम विधेयक आज पटल पर रखे जाएंगे। इन सभी खबरों से ओतप्रोत बातें होंगी, जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियों, कारोबार जगत और खेल जगत से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले रुख टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। भारत आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी की करेगी मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान में आज हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। जयपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में संभालेंगे मुख्यमंत्री पद की कमान। लोकसभा में आज पेश होगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक। राज्यसभा में भी रिपीलिंग और अमेंडमेंट बिल समेत पेश किए जाएंगे कई अहम बिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर प्रदेश के दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति लखनऊ में IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच आज व्हाइट हाउस में होगी बैठक। दोनों नेताओं के बीच सैन्य सहायता समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। और खेल की खबरों में जीक्यू बेरहा में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। पहला मैच बारिश की वजह से हो गया था रद्द। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। GPAI 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों में मदद करके AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। GPAI 29 सदस्य देशों की एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI से जुड़ी प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों के बीच सिद्धांत और व्यवहार अंतर को पाटना है। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष है। Today, the world looks up to India for technology solutions. The world wants to partner with India for co-creation of technologies. The world looks for thought leadership on key issues like 6G, key issues like AI. भारत का लक्ष्य शिखर सम्मेलन के अंत तक AI पर एक घोषणा दस्तावेज के लिए सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाना है, जो AI के जोखिमों से निपटने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। शिखर सम्मेलन में देश भर से 50 से अधिक GPAI विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। We are negotiating a declaration document which we hope will be able to arrive at some consensus. Basically, today the world's thinking on AI is kind of converging. People understand the dangers,
People understand the potential, people look up to the benefits which can come, and people also, the entire world wants to put certain guardrails. भारत के आग्रह पर टिकाऊ कृषि के लिए एआई के उपयोग को शिखर सम्मेलन के एजेंडे में जोड़ा गया है। जापान के ओसाका में आयोजित अंतिम जीपीएआई में मुख्य जोर जिम्मेदार एआई पर था। पिछले महीने यूके में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के बाद हालिया बैलेचले घोषणा और हाल ही में पारित EU AI अधिनियम को भी जीपीएआई दिल्ली में अपनाई जाने वाली घोषणा में शामिल किए जाने की उम्मीद है। अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीपीएआई समिट में भाग लेंगे, वहां का उद्घाटन करेंगे और ये जो समिट है वो भारत मंडपम में होने वाला है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अमृतपाल, सुप्रभात। आज जीपीएआई समिट होने जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है। एआई से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कौन से अहम मुद्दे हैं जो इस समिट में एजेंडा में हैं? देखिए, जिस तरह का भावना रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले कर रही है आज की डेट में, और खास करके आने वाले टाइम में, क्योंकि फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो इसके जो फायदे हैं दुनिया को वो काफ़ी ज़्यादा हैं। पर साथ ही साथ ये रिस्क जो पोज करती हैं, जैसे डीप फेक्स डेमोक्रेसी को एक चैलेंज कर सकता है जी। वो सब इश्यूज पर डिस्कशन करती है ये जो जीपीएआई, जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये बेसिकली 29 मुल्कों का एक समूह है। तो आज जब उसकी दिल्ली वाली बैठक हो रही है, क्योंकि भारत ने इसकी चेयरमैनशिप ओसाका में भारत को दी गई थी इस साल के लिए, तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, स्टार्टअप्स, सभी स्टेक होल्डर्स एकत्रित होंगे और अगले 3 दिन में आज कल और परसों में इन मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे कि एआई की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, उसके जो यूजेजेस क्या होने चाहिए और उसके जो रिस्क मिटिगेशन है वो कैसे होनी चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या सरकारों को ये इख्तियार दिया जाए कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को रेगुलेट करें। और रेगुलेशन कंट्रोल लाती है, कंट्रोल से बहुत जो इनोवेशंस हैं उनको दिक्कत है। तो वो बैलेंस कैसे पोज किया जाए रेगुलेशन में और इसके एडवांसमेंट में, वो कि उसके एडवांसमेंट के आड़े ना आए। तो इन सब मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। अमृत, जिस तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें यूपीआई का उदाहरण हमने तमाम देशों के साथ साझा किया है, ऐसे में लगातार ये भी कोशिशें इस समिट द्वारा की जाएंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसी तरह का पब्लिक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो जो हिचक है विकसित देशों की इस तरह की तकनीक को साझा करने की, वो कहीं ना कहीं दूर हो। यूपीआई एक एग्जाम्पल है। आंचल डीपीआई में लार्जर, आपने ठीक कहा कि यूपीआई का एग्जाम्पल, यूपीआई के जो फायदे हैं वो भारत ने काफ़ी लिए हैं, और पर वो लार्जर डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। वो एसेंशियली डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो आम आदमी तक पहुंच पाए। तो वो भारत ने उसमें भारत ने एक लीडरशिप अज्यूम की है। तो ऑब्वियसली ये अहम मुद्दा रहेगा इसमें डिस्कशन का, और एआई इसको फर्दर कैसे डेमोक्रेटाइजेशन में मदद कर सकता है और सर्विसेज बेनिफिट्स वो लोगों तक, आम आदमी तक पहुंच पाए। ये बिल्कुल भारत ने एक थीम जोड़ी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में की डेमोक्रेटाइजेशन में यूज करके एग्रीकल्चर में कैसे फायदे बिल्कुल, उठा और सकते हैं। तकनीक का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए किस तरह होगा। तमाम जो PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो तमाम कंपनीज, आज तो कई कंपनीज भी यहाँ पर आ रही हैं, इस पर रहेगी खास नजर। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 पर अखबारों में लेख लिखा। आलेख की जो मुख्य बातें हैं एक बार नजर डालते हैं उन पर। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले
एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया। इस फैसले के बारे में प्रधानमंत्री ने लिखा है, उन्होंने कहा कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता हमारी पहचान। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जन्म लेने वाला जो हर बच्चा है उसे साफ सुथरा माहौल मिलता है। हर दृष्टि से अभूतपूर्व है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरत और शांत वादियां। पिछले कई दशक से यहाँ हुई हिंसा और अस्थिरता की कल्पना हम कर सकते हैं। सदियों तक उपनिवेश बने रहने के कारण तब का समाज भ्रमित हो गया था। पिछले कई दशकों में यहाँ हिंसा हुई, अस्थिरता रही है और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था। बहुत अहम बात प्रधानमंत्री ने कही। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर मुद्दे पर मंत्री पद छोड़ा और कठिन रास्ते को चुना। अटल जी ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का प्रभावशाली संदेश दिया था। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ था वह राष्ट्र और वहाँ के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। मैं हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों को पीड़ा कम करने के लिए और उस दिशा में काम करना चाहता हूँ। अनुच्छेद 370-35 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामने ये बड़ी बाधा के रूप में मुंह बाए खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने इस आलेख के जरिए जो बातें साझा की हैं वो ये हैं कि वहाँ पर जो जमहूरियत है यानी कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए 370 को हटाया गया और इसके लिहाज से वहाँ के लोग जो शांति, जो स्थिरता चाहते थे उसे बहाल करने के लिए 4 साल से लगातार काम किया जा रहा है और इसीलिए ये नया जम्मू कश्मीर है। ये वो आकांक्षाओं का जम्मू कश्मीर है जिसमें युवा और तमाम जो वर्ग वहाँ पर मौजूद हैं वो खुशहाली चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और हमने देखा आंकड़े इस बात का परिचायक है भावना, वो दर्शाते हैं कि कैसे 370 से पहले चाहे हम आतंकी घटनाओं की बात करें, हम बात करें पत्थरबाजी की, 370 के हटने के बाद उसमें जबरदस्त डिप यानी कि कमी देखी गई। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज ये लेख है वो दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बना है। और फिलहाल अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए टीटी न्यूज़ के साथ। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं,
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और जो प्रधानमंत्री ने आलेख लिखा है अखबार में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ गए हैं। अरुण, कल का दिन ऐतिहासिक था। उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की स्थापना के लिए 370 पौधाना बेहद ज़रूरी था, उस लिहाज से ये फैसला स्वागत योग्य है। आंचल, सबसे पहले तो यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधन दिया था तो उन्होंने जो 5 प्रण की बात की थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा था कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट को अब हटाना है, उसे छोड़ के आगे बढ़ना है। आर्टिकल 370 की जहाँ तक हम बात करें तो ये वही कॉलोनियल माइंडसेट का अप्रोच था जिसे हम बदलने को राजी नहीं थे। ऑलमोस्ट आप 7 डिकेड्स में देख लीजिए, उसको नहीं चेंज किया गया, स्टेटस को मेंटेन रखा गया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस यही था कि अब एक तरह से जो जम्मू कश्मीर है वहाँ डेवलपमेंट हो, यंगस्टर्स को एक तरह से मेन फ्रेम में लेकर के आया जाए, उनको डेवलपमेंट का फायदा हो। तो उस लिहाज से कॉलोनियल माइंडसेट को छोड़ना बहुत जरूरी था, इसलिए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है। दूसरा देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज में था जम्मू कश्मीर बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर रखता था। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि 2014 के बाद से अब तक लगभग 150 से ज्यादा हाई मिनिस्ट्रियल लेवल विजिट्स वहां पे जम्मू कश्मीर में हुए, जिसका जो फोकस एरिया था वो ये था कि कैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कैसे यहाँ पर बुनियादी ढांचे को बढ़ावे के साथ में यंगस्टर्स को जॉब्स दिलाए जा सके। अब देखिए जम्मू कश्मीर की स्ट्रेंथ क्या क्या है, वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं स्पोर्ट्स में कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये वही यंगस्टर्स थे जो युवा थे जो इस समय में स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व थे, करप्शन का शिकार हो रहे थे। और अब देखिए कि वही आप देखेंगे कि वही जो यंगस्टर्स है, कई सारे हमारे पास केस स्टडीज एग्जांपल्स हैं जो इस समय पर फुटबॉल टीम का पार्ट है, एक तरह से स्पोर्ट्स के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं भारत का जम्मू कश्मीर से। और तो ये दिखाता है अपने आप में जब एक बेहतर इकोसिस्टम बनाया जाता है तो हर कोई डेवलपमेंट चाहता है, हर कोई चाहता है कि विकास हो, और जम्मू कश्मीर एक तरह से प्राइम एग्जांपल उन चीजों का रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत क्लोज सब्जेक्ट रहा है जहां तक ये एप्रोगेशन ऑफ 370 की बात की जाए, बिकॉज रीजन ये है कि जब वो एक नॉर्मल कार्यकर्ता थे उस समय भी उन्होंने इस आर्टिकल में कई जगह मेंशन किया है, और हम देखते हैं कई जगह सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी हम देखते हैं जिसमें आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो उसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो ये एब्रोगेशन जो हुआ है कल, जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो ऑब्जर्वेशन रहा था उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहा था और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस चीज को यहाँ पर रेखांकित किया है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो जो प्रधानमंत्री का आलेख है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से जुड़ा हुआ, वो ये दर्शाता है कि जो भी कोर्ट का फैसला आया है वो ऐतिहासिक है और जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल अब आर्टिकल 370 हटने के बाद आने लगा है, और ये साफ जो ये नया कश्मीर है वो सबको नजर आ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और ये खबर है राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज जयपुर में होगी। पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव और विधायक भजन लाल ने बताया है कि नवनिर्वाचित विधायकों का पंजीकरण कल दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी बैठक में उपस्थित होंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, सुप्रभात। आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, विधायक दल की बैठक है, तो क्या आज ये तय हो जाएगा कि राजस्थान के सर पे जो ताज है मुख्यमंत्री का वो किसके सर पर आएगा? बिल्कुल भावना, आज जैसे पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक हलकों में लोगों को चौंकाया है, उसी तरह संभावना है कि राजस्थान भी आज राजनीतिक हलकों के लोग हमको चौंकाए। एक नया नाम हम कह सकते हैं राजस्थान को मुख्यमंत्री के तौर पर मिल सकता है। आज 4 बजे विधायक दल की बैठक है जिसमें जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे मौजूद रहेंगे। उन्होंने आला कमान ने किनका नाम तय किया है, क्या होने वाला है,
ये निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक नए नाम नए इन राज्यों को मिले हैं, उसी तरह संभावना है कि राजस्थान को भी एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मिले। चूंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, सभी को साथ कर चलना है, पार्टी पूर्ण बहुमत में है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी चुनने की कोशिश करेगी जो 2024 में सभी लोकसभा की सीटों को जीत सके और सभी लोगों को साथ में लेके चल सके। क्योंकि राजस्थान में एक आर्थिक जो स्थिति कह सकते हैं पिछले 5 साल में गड़बड़ हुई है, उसको भी उनको संभालना है। तो एक कुशल नेतृत्व राजस्थान को मिलने की संभावना है आज। तो अब 15 तारीख तक कहा जा रहा है कि शायद जो नया मुख्यमंत्री है वो शपथ ले लेगा, क्योंकि 16 तारीख से मलमास की शुरुआत होती है और कोई शुभ काम उस समय नहीं होते हैं। तो निश्चित रूप से आज एक नया मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान को मिलेगा। और देखने वाली बात है कि उसके साथ डिप्टी स्पीकर का भी जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रयोग किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो संभावना है कि राजस्थान में भी इसी तरह के कोई प्रयोग यहाँ किए जाए। जी भावना। मुरारी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार हमने देखा था कि जो वसुंधरा राजे हैं उनके दिल्ली कई चक्कर लगे हैं, उस लिहाज से सुखबुगाहट ये भी है कि उन्हें स्पीकर के पद के लिए कहा गया। राजनीतिक हलकों में जो कई नाम हैं उसमें से चौंकाने वाले नाम इस तरह से भी हैं, दिया कुमारी, सिद्धि कुमारी, तो क्या हम मान सकते हैं कि एक बार भाजपा फिर से अपनी रणनीति बदल सकती है, खासतौर पर राजस्थान के लिए? बिल्कुल। अगर अब 3 तारीख से अगर बात करें तो लगातार 1 दर्जन से ज्यादा नाम है जो राजस्थान में जो राजनीतिक हल्के हैं हल्के हैं उसमें लगातार चल रहे हैं। कभी दिया कुमारी से लेकर बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, वसुंधरा राजे तो है ही, इसके अलावा कुछ दूसरे नाम है जो केंद्रीय मंत्री जिसमें ओम माथुर का नाम है। तो लगातार 6-7 नाम है जो लगातार तैर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में। लेकिन जिस तरह चौंकाने वाली बातें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई, तो संभावना है कि इन सबके अलावा भी कोई तीसरा ही नाम मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में। चलिए, तो खैर आज इसका फैसला कोशिश होगी कि हो जाए और इस सस्पेंस से पर्दा जल्द उठे। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो राजस्थान में किसके हाथ आएगी सत्ता की कमान, इस पर सभी की निगाहें हैं। क्यों भावना? बिल्कुल आंचल, बिल्कुल। तो आज वो जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान के सर पे किसका ताज जो है वो सजेगा, और जो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो आज जो है पता चल जाएगा कि कौन जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाला है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चौंकाने वाले हमें चेहरे नजर आए हैं, तो क्या राजस्थान में भी वो होने वाला है? बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ से तो पर्दा उठ चुका है और इसीलिए छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां हैं वो रायपुर के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में जोर शोर से की जा रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शपथ ग्रहण को देख पाएं, इसलिए LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगभग 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए। रायपुर शहर में जो तमाम चौक चौराहे हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि पर जो अन्य जगह हैं वहां पर सघन चेकिंग का अभियान जारी है। चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। भाजपा विधायक दल की कल हुई बैठक में डॉक्टर मोहन यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल के नए नेता के तौर पर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता मोहन यादव को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति से संबंधित एक पत्र सौंपा। भाजपा ने 17 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों में 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीट जीतकर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी। और आखिर में उम्मीद जनता की यही होती है कि जो भी सत्ता पर काबिज है, चाहे बात इन तमाम राज्यों की जाए जहां पर चुनावी नतीजे सामने आए हैं, कि उन्हें स्थायित्व मिले और वो उन तमाम वादों पर खरे उतरे जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे। बिल्कुल आंचल, तो इसी से जुड़ा हुआ हम ब्रेक ले लेते हैं। अभी नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा नया सवेरा पर। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर।
और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज 7वां दिन। लोकसभा और राज्यसभा में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा, जिसे चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन विधेयक 2023 में तो भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाने वाला विनियोग विधेयक 3 और 4 भी सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में कानून मंत्री द्वारा रिपीलिंग और अमेंडमेंट बिल 2023 रखा जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पद अवधि विधेयक 2023 भी सूचीबद्ध है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सुप्रभात। अब तक का संसद का शीतकालीन सत्र बेहद ही उत्पादक रहा है। आज 7वां दिन है। आज भी महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो सूचीबद्ध है। उसमें एक इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ भी एक बिल है। तो आज क्या खास है संसद में? देखिए, जहाँ तक आज की विधायी कार्यों की बात करें तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण विधेयक जो आपने जिसका जिक्र किया कि जो इलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन है, उनकी कंडीशंस हैं, उनकी सेवा शर्तें हैं और उनसे संबंधित जो पूरे नियम हैं उसका एक पूरा विस्तृत नियमीकरण करने वाला एक विधेयक संसद में आज रखा जाएगा। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसको एक कानूनबद्ध तरीके से एक संवैधानिक पोस्ट के तौर पर तीनों ही आयुक्तों को बनाए जाने और उसमें पूरी की पूरी जो पारदर्शी प्रक्रिया है और एक प्रोसेस है जिसमें कि उसके सिलेक्शन प्रोसेस में प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे दलों के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको शामिल करने से लेकर एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत उनकी नियुक्ति को लेकर किसी भी तरीके की कोई जो अब तक की उसमें कह सकते हैं कि जो पारदर्शिता है उसको कैसे और ज्यादा सुनिश्चित किया जाए, इससे संबंधित यह विधेयक है। जहाँ तक बात करें जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का जो द्वितीय संशोधन विधेयक है इसको भी आज पहले पेश किया जाएगा और उसके बाद इसको चर्चा करने के बाद पारित करा लिया जाएगा। दूसरा जो एप्रोप्रिएशन बिल है 3 और 4, हम जानते हैं कि जो अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो मांग होती है उसको वित्त मंत्री के माध्यम से आज इस विधेयक को रखा जाएगा। जहाँ तक प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बात करें, आपने कहा तो निश्चित तौर से इस बार का जो
सत्र है, खासतौर से शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें तो शोर शराबा और हंगामा बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। और खासतौर से प्रोडक्टिविटी है, हर बिल पर पूरी विस्तार से चर्चा हो रही है। और हमने तो यहाँ तक देखा कि जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति पर जो चर्चा हुई राज्यसभा में, वो 3 दिन तक ये चर्चा चली है, जिसपे कि वित्त मंत्री का विस्तार से जवाब भी आया। इस बार के लगता है राजनीतिक दलों के मूड से ये लगता है कि वो अपनी रणनीति अब संसद में बदल चुके हैं और उन्हें लगता है कि हर चीज में पार्टिसिपेशन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से अपनी बात रखना उनके लिए ज्यादा बेहतर है। और इसी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, जो कामकाज है, वो बेहतर चल रहा है। जी बिल्कुल, इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होना चाहिए। और चर्चा खास तौर पर लोकहित और जनहित से जुड़े जो तमाम विधेयक हैं उन पर संसद में होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर प्रदेश के दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज लखनऊ में IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ में डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के 27वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि इलाज से ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं उन सभी के लिए सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं नजर। भारत आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी की करेगी मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान में आज हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। जयपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में संभालेंगे मुख्यमंत्री पद की कमान। लोकसभा में आज पेश होगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक। राज्यसभा में भी रिपीलिंग और अमेंडमेंट बिल समेत पेश किए जाएंगे कई अहम बिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर प्रदेश के दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति लखनऊ में IIIT के दूसरे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच आज व्हाइट हाउस में होगी बैठक। दोनों नेताओं के बीच सैन्य सहायता समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। और खेल की खबरों में जीक्यू बेहरा में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। पहला मैच बारिश की वजह से हो गया था रद्द। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार की PM स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना कारोबार शुरू करने और कारोबार बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्धा जिले के एक ट्रांसजेंडर नीलेश ज्ञानेश्वर वाघमारे उर्फ नीलू ने इस योजना का लाभ उठाया है और केटरर्स का व्यवसाय शुरू किया है। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के पवित्र स्पर्श से धन्य वर्धा जिले की ट्रांसजेंडर नीलू उर्फ नीलेश वाघमारे ने अन्नपूर्णा नाम से कैटरर्स का व्यवसाय शुरू कर अपने समुदाय के साथ समाज में एक अलग आदर्श कायम किया है। कोरोना काल में शादियां नहीं होने से छोटे व्यवसायों की हालत खस्ता हो गई थी। ऐसे में छोटे उद्यमियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत नीलू उर्फ नीलेश वाघमारे को फिर से काम शुरू करने में मदद मिली है। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया, जिसमें से उन्होंने कुछ सामग्री खरीदी जो उनके पास नहीं थी। कारोबार को स्थिर करने के लिए उन्हें 10,000 रुपये दिए गए हैं। मालूम चल गया क्या स्वनिधि योजना है। हम नगर परिषद में गए, वहाँ से पूछताछ की, हमको डॉक्यूमेंट्स बताए, तो इसलिए मैंने 10,000 रुपये उठा लिए और मेरे बैंक में अकाउंट में जमा हुए और मैंने कैटरिंग के बर्तन खरीदे। मेरे को तो बहुत आनंद हुआ, हमको 10,000 रुपये मिल गए तो, और मेरे को तो गर्व है, मैं तृतीय पंथी हूँ और तृतीय पंथी में कैटरिंग का बिजनेस चला रही हूँ। नीलेश ने केंद्र सरकार का आभार माना है और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ शिक्षित ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मिले, ये अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देश से जुड़ी अन्य खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। मिजोरम में 9वीं विधानसभा की पहली बैठक आज से शुरू होगी। इस सत्र में 3 बैठकें होंगी। आज पहले दिन प्रोटेम स्पीकर लालफेम कीमा नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची में जमीन खरीद में अनियमितता को लेकर आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा। यह इस मामले में हेमंत को ईडी की ओर से भेजा गया 6वां समन है। फाइबर नेट घोटाले मामले में चंद्रबाबू नायडू की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेगा। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान महाकाल को चांदी का मुकुट चढ़ाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता का सूचकांक बहुत खराब स्तर पर अभी भी जारी है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और अब हमारे खास सेगमेंट का वक्त हो चला है, यानी कि अखबारों की सुर्खियों का। और हमारी सहयोगी संध्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संध्या के पिटारे में क्या कुछ है आज अखबार जगत से दर्शकों के लिए? जी आंचल, आज हमारे पिटारे में है वो अहम खबरें जो पूरे देश और दुनिया में हलचल मचा रखी है जिस खबरों ने, और आज सभी अखबारों ने उस खबर को पहले पेज पर लिया है, प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। दरअसल अनुच्छेद 370 को हटाना सही, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम फैसला सुनाया है उसको लेकर के आज सभी अखबारों ने पहले पेज के साथ साथ बाकी पेज पर भी इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र के निर्णय पर मुहर, कहा सितंबर तक चुनाव कराएं, यानी चुनाव कराने की भी बात कही गई है और आज सभी अखबारों ने इस खबर को लिया है। हिंदुस्तान अखबार ने सुप्रीम फैसला के नाम से अपना एक पेज तैयार किया है और उसमें तमाम वो तथ्य और इस पूरी कानूनी लड़ाई को तारीख दर तारीख के साथ प्रकाशित किया है और बताया है कि किस तरह से ये याचिका दायर की गई थी और उसके बाद में उस पर सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया और कल सुप्रीम फैसला आया जिसमें विलय के बाद जम्मू कश्मीर की संप्रभुता नहीं रही, यह अपने फैसले में ये बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना ये फैसला
फैसला सुनाया। इसके साथ ही विकास का नया युग शुरू हुआ, ये केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया तो उसके बाद तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम और सभी तरफ से एक स्वर में ये कहा गया कि जो केंद्र सरकार की तरफ से धारा 370 हटाने का ये फैसला लिया गया था वो जनता के पक्ष में था, जम्मू कश्मीर के पक्ष में था। और आज सभी अखबारों ने इसी खबर को प्रमुखता के साथ लिया है। अगली खबर की बात करें तो नवभारत टाइम्स के साथ साथ आज सभी प्रमुख अखबारों ने अपने संपादकीय पेज पर लिया है। दरअसल इसी अनुच्छेद 370 से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है और बताया है कि देश की संप्रभुता, अखंडता को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बरकरार रखा। जब सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसने अपना एक आर्टिकल लिखा है और बताया है कि जम्मू कश्मीर में आज लोगों के सपने बीते समय के मोहताज नहीं हैं बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में मोहभंग, निराशा की जगह अब विकास लोकतंत्र ने ली है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ था वह विश्वासघात था। ऐसे तमाम वो प्रमुख बिंदुओं को आज अखबारों ने समाहित करते हुए इस आर्टिकल को प्रकाशित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो और उनके नाम के साथ। अगली खबर की बात करें तो कल जब ये फैसला आया उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में दोनों बिलों के बाद सदन में चर्चा हुई और उसके बाद अपने जवाब में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज वह हिस्सा पाक के कब्जे में है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण है। तो आज इस खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है, कल राज्यसभा में जो गृह मंत्री ने बात कही। और अगली खबर जनसत्ता अखबार से है। दरअसल जलवायु संकट के समाधान के लिए पूरे विश्व को भारत के नेतृत्व से उम्मीद है। COP28 में राष्ट्रमंडल महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने ये बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही कि मुझे ये सोचकर ही खुशी हो रही है कि भारत अब क्या करने वाला है और क्या कुछ फैसला लेने वाला है। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ अखबार ने लिया है। अगली खबर की बात करें तो दैनिक जागरण अखबार की है और पहले पेज पर ली गई है। दरअसल ये एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की है और बताया है कि कॉरिडोर आधारित सड़क सुरक्षा उपाय हर वर्ष बचा सकते हैं 40,000 जिंदगियाँ। किस तरह से जिंदगियाँ रोड हादसों में बच सकती हैं उसको लेकर के एक रिपोर्ट है जिसे कल केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया। और अगली खबर की बात करें तो आज ये भी सभी प्रमुख अखबारों की सुर्खियां बनाए। दरअसल कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ चुका है और शिवराज की जगह मध्य प्रदेश में अब मोहन राज, इस तरह की हेडलाइन के साथ ये खबर ली गई है। और आपको बता दें कि आज राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का फैसला होने जा रहा है और संभवतः ये चेहरा सामने आ जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सहारा अखबार ने ये भी लिखा है कि वसुंधरा चाहती हैं कि सम्मानजनक उनकी विदाई हो। राजस्थान में विधायक दल की बैठक में आज नेता का चुनाव किया जाना है। इसको लेकर के ये खबरें आज सभी प्रमुख अखबारों में ली गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, इतनी प्रमुख खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने अमेरिकी दौरे पर हैं। आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात होनी है तो उन्होंने नेताओं के बीच सैन्य सहायता समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन को 90 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने यूक्रेन को दिए जाने वाले 15.6 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम के तहत ये मंजूरी दे दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल वॉशिंगटन में IMF की प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जीवा से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने IMF और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दुबई में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में वार्ताकारों के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विचार विमर्श अंतिम चरण में है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से सोमवार को इस समझौते का नवीनतम मसौदा दस्तावेज प्रकाशित किया गया जिसमें संभावित जलवायु समझौते को लेकर कई विकल्प सुझाए गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी एलेक्सी नावल्नी करीब एक सप्ताह से गायब हैं। 19 साल कैद की सजा काट रहे
नवलनी को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन जेल से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उपलब्ध ही नहीं करवाया गया। अमेरिका ने एलेक्सी नवलिनी के गायब होने पर चिंता जताई है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि उनके सहयोगियों ने ये जानकारी दी है कि उन्हें पीनल कॉलोनी से हटा दिया गया है और जहां वे पिछले साल उनका ठिकाना नहीं पता था। और अमेरिका में टेनेंसी तूफान में 6 लोगों की मौत हुई है। 40,000 लोगों को बिजली गुल होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद अब बात कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। सरकार इस वर्ष खरीफ सीजन में 2 लाख टन प्याज किसानों से खरीदेगी। इसके अलावा प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अमेजन वेब सर्विसेज ने भारत और दक्षिण एशिया के वाणिज्यिक व्यवसाय की अंतरिम देश प्रमुख वैशाली कस्तूरे ने पदभार संभालने के 7 महीने बाद अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है। भारत में ब्लू कॉलर नौकरियों में 2023 में नियुक्ति में 7.4% की वृद्धि देखी गई। लॉजिस्टिक्स, निर्माण, रियल एस्टेट, पर्यटन के क्षेत्रों में नौकरियों में बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक चेतावनी जारी की है कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऋण माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में न आए। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज जिक्वे बेरहा में खेला जाएगा। रविवार को दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। लगातार बारिश के चलते टॉस भी नहीं हो पाया था। तमिलनाडु की टीम ने भी विजय हजारे ट्रॉफी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली। तमिलनाडु ने मुंबई को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तमिलनाडु की टीम का सेमीफाइनल में सामना हरियाणा की टीम से होगा। ऊंची कूद के एथलीट वरुण सिंह भाटी और निषाद कुमारों ने खेलो इंडिया पैरा खेलों के पहले दिन स्वर्ण पदक जीतकर अपनी चमक बिखेरी। रियो पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता भाटी ने T42 से T43 वर्ग में हांगझोउ एशियाई पैरा खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शैलेश कुमार को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। मलेशिया में खेले जा रहे पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड्स का सामना करेगी। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपने तीसरे और अंतिम पूल सी मैच में कनाडा को 10-1 से हराने के बाद आत्मविश्वास के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल जनवरी-मार्च में भारत के खिलाफ खेले जाने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 16 सदस्यीय इस टीम में एक नाम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वो है शोएब बशीर का, जो इस सीरीज से अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से, लेकिन फटाफट अंदाज में। अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव की फिल्म खो गए हम कहां को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 26 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। अनन्या पांडे अहाना की भूमिका में निभाती नजर आएंगी, जबकि सिद्धांत चतुर्वेदी इमाद के रोल में और आदर्श गौरव नील की भूमिका में नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल ही में कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान आलिया ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ मिलकर कैंसर पीड़ित बच्चों संग डांस किया। एनिमल फिल्म के एक्टर कुणाल ठाकुर ने मुक्ति मोहन संग शादी कर ली है। इस कपल ने शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।
आमिर खान ने भूमि पेडनेकर को अवार्ड जीतने पर बधाई दी। हाल ही में आमिर खान अपने परिवार के साथ मुंबई में एक इवेंट पर पहुंचे। इस दौरान आमिर खान के साथ उनकी बेटी ईरा खान और एक्स-वाइफ वीना दत्ता भी आई नजर। पान मसाले ऐड मामले में मुश्किलों में फंसे शाहरुख, अक्षय और अजय देवगन। कोर्ट ने पान मसाला ऐड को लेकर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। इंडियन आइडल 14 की कंटेस्टेंट मेनुका पुडेल को लेकर खबर सामने आई। दरअसल उन्हें साउथ इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया है। और फटाफट खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। तो आजकल कई युवाओं की ये शिकायत है कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता या फिर वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। आपको बताते हैं कि कौन सी कारक स्मृति को प्रभावित करते हैं और स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाता है, यानी कि कौन से ऐसे कारण हैं जो आपकी मेमोरी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता अद्भुत है। ये विभिन्न अंगों के संकेत प्राप्त करके उपयुक्त प्रतिक्रिया भेजती है। मानव मस्तिष्क शरीर के हर प्रक्रिया, स्मृति, भावना, विचार, स्पर्श, दृष्टि और श्वास पैटर्न को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क सबसे प्रभावशाली सोच मशीन के रूप में पहचाना जाता है। यदि एक समय पर मस्तिष्क को कई काम एक साथ दे दिए जाएं, तो मस्तिष्क व्यस्त हो जाता है और एकाग्रता में कमी के कारण मस्तिष्क बात को ग्रहण नहीं करता और हम बात याद नहीं रख पाते। एक तो बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका। और ये जो स्क्रीन टाइम है जिसमें हम आज फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड्स, इन सब पे हम लगे रहते हैं, ये इसको डिजिटल लिटरेसी में लाके इसको कम करना चाहिए। और लाइफ में जो टास्क हैं आपके, उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए आपको। चाहे आप वो डायरी बनाएं, चाहे वो फ़ोन पे अपने अपॉइंटमेंट्स रखें, अपने फ़ोन के इंपॉर्टेंट काम जो प्रायोरिटी वाले हैं उनको आप एक रिमाइंडर के तौर पे रखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीन टाइम अपना कम करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलेंगे और अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे, तो ये मेमोरी वाली प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हमारी स्मरण शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हमने पहले किसी घटना को कितनी रुचि व महत्व दिया है। जब हम किसी व्यक्ति या घटना से आकर्षित होते हैं तो उस पर अधिक ध्यान देते हैं। ऐसे में व्यक्ति या घटना को याद करना आसान हो जाता है। हमारी जो कॉग्निटिव फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ब्रेन्स के सेल्स फिक्स हैं, चाहे वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन हमें मिलते हैं जन्म के टाइम पे, लेकिन हम उनको बढ़ा नहीं सकते हैं। उनकी धीरे धीरे लाइफ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्षति ही होती है, लेकिन हम उनको अगर एक्टिव रखेंगे, चाहे वो हम सोशल कनेक्शन बना के रखें, चाहे हम ब्रेन के एक्सरसाइज जैसे सुडोको है, क्रॉसवर्ड है, नई लैंग्वेज सीखना है, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, ये सब चीज़ें आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी को बढ़ाती हैं और कॉग्निटिव फिटनेस को बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक्टिव रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपकी मेमोरी लंबे समय तक अच्छी रहेगी। और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट, अगर अच्छी प्रोटीन वाली, अच्छी मिनरल्स वाली डाइट लेंगे, आप अच्छे विटामिन वाली डाइट लेंगे, तो आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी। अगर आप फिजिकल फिटनेस रखेंगे, चाहे वो 30 मिनट्स की रोज़ की एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, एरोबिक्स हो, एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, जिसे हम 10,000 स्टेप्स भी कहते हैं, अगर वो हम मेंटेन रखेंगे और स्ट्रेस को कम करेंगे, तो ये सब हमारे जो टिप्स हैं आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे और मेमोरी को मेंटेन रखेंगे। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह स्मरण शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन और एकाग्रता से कार्य करना स्मरण शक्ति को बेहतर रखने में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है मौसम की जानकारी हासिल करने का, और आइए जानते हैं विभिन्न शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों पर नजर डाल लेते हैं।
नया सवेरा के इस आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं वेटिकन सिटी की झलकियां। बिल्कुल, जहां शहर को क्रिसमस से पहले रंग बिरंगी रोशनी से रंग दिया गया, शहर जगमग कर रहा है। आप इन दृश्यों का लीजिए आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।